नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुए हैं और इन चुनावों में देखें तो जो नीतीश हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके नेतृत्व में जो एनडीए है उसने बेहतर प्रदर्शन किया है। और अब ये पूरी तरह से तय माना जा रहा है कि बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस तथ्य के साथ देखें तो हाल के चुनाव में जो चुनाव हुए उसमें पार्टी ने कई सारे वादे किए। वादों को पूरा करने के लिए एक बड़ा जो एजेंडा है वो भी दिया गया और इन वादों में देखेंगे तो महत्वपूर्ण तौर पे बिहार का जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ पर शिक्षा में बहुत सारी कमियां हैं, एजुकेशन के संदर्भ में जो बहुत सारे विकास करने की बातें हैं, रोजगार की बात की गई, महिलाओं को और एम्पावर्ड करने की बात की गई, पलायन को रोकने की बात की गई। तो ऐसे जो पॉलिटिकल वादे किए गए, क्या उनको अब सरकार पूरा कर पाएगी? सरकार के सामने कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को कैसे हल कर पाएगी सरकार, या अब हो जो भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं कि आखिर वो चुनौतियां किस रूप में बिहार के लिए एक कोड़ बनी हुई है और इसके समाधान कैसे किए जा सकते हैं और इस पूरे मसले में जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की बात करें कि बिहार में पूरी तरह से अब देखें तो नीतीश कुमार का सीएम बनना अब तय हो चुका है, क्योंकि जो भी यहाँ पर चुनाव हुए उस चुनाव में शानदार बम्पर जीत की, ऐतिहासिक जीत यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जो पार्टी है उसने की थी। और अब राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो मान रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बनेंगे। लेकिन बिहार में जो भी समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, खास तौर पे बुनियादी ढांचे को लेकर, शिक्षा को लेकर, पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर, हेल्थ को लेकर, विमेंस को लेकर, इनके संदर्भ में जो वादे किए गए और उनके लिए जो आने वाले समय में जो कदम उठाए जाएंगे वो सबसे अब अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों के दौरान किए गए जो भी सुधार हैं उसकी वजह से देखेंगे तो यहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं अब ये सुशासन बाबू कहे जाने लगे हैं। लेकिन अभी भी देखें तो देश में जो बिहार की स्थिति है वो उस स्तर पे सुधरी नहीं है। आज भी जो बिहार है वो देश के पिछड़े हुए जो राज्य हैं उनमें शुमार किया जाता है। और इसी कारण से आप देखेंगे तो जो विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि अगर नीतीश कुमार सीएम फिर से बनते हैं, जो कि बिल्कुल लगभग तय लग रहा है, तो उन्हें अपने कार्यकाल में कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस करना होगा, इस तरह के कार्य करने होंगे जिससे बिहार क्या हो सके, फिर से एक उदाहरण बन सके, उनका जो शासन है वो फिर से सुशासन कहलाए। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि उन्हें आर्थिक स्तर पे क्या करना होगा, बड़े स्तर पे सुधार करना होगा और इसके अलावा सामाजिक स्तर पे जो विकास है उसे खास एक स्थिति में लाना होगा। और इसी कारण से ये जो आज टॉपिक है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें देखेंगे कि बिहार के सामने बड़ी जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेज हैं, आखिर वो हैं क्या और सरकार को किन मोर्चों पर अब काम करना होगा, जो अब सबसे जटिल काम है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे पिछले संदर्भों की, क्योंकि बिहार में देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं, एक दो समस्याएं नहीं है, उनकी जो जड़ें हैं वो आज से नहीं है, वो काफ़ी पहले से हैं। और इसमें सबसे खास बात है कि 2000 के बाद जब बिहार जो पहले था जिसका विभाजन हुआ उसके बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो कटकर झारखंड में गए, तो इस विभाजन ने एक तरह से बिहार को बहुत ही प्रभावित किया। झारखंड का अलग होने से देखेंगे तो जो संसाधन थे बिहार के क्षेत्र में आने वाले, उसमें से 80% से अधिक जो संसाधन है, जो इंडस्ट्रियल जो एसेट्स हैं, उनका लगभग 60% क्या हो गया, वो बिहार से कट के कहाँ चला गया, तो वो झारखंड में चला गया। जो स्टेट था वो अचानक क्या हो गया, वो संसाधनों के संदर्भ में एक बार फिर से गरीब हो गया। आज भी इसका जो असर है वो बिहार झेल रहा है। वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है, जो इंडस्ट्री है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो न के बराबर है। और इसमें सबसे खास बात है कि औपनिवेशिक काल की बात करेंगे तो औपनिवेशिक काल में भी अंग्रेजों ने बिहार को विशेष तवज्जो नहीं दी थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार को सिंधिया होलकर जैसे जो राज्य हैं उनकी तरह विकसित नहीं किया। राजस्व निकासी, नील विद्रोह, अस्थायी बंदोबस्त, इन सब ने कृषि संरचना को क्या किया था, काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। और इस कारण से देखेंगे तो बिहार की जो स्थिति थी वो काफ़ी खराब हो गई थी। 90 के दशक से लेकर 2005 के बीच में देखेंगे तो बिहार पूरी तरह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से गुजरा है। और इस अवधि में देखेंगे तो जो गवर्नेंस डिफिसिट है वो काफ़ी बढ़ा।
कास्ट बेस्ड जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत ही बिहार में देखने को मिला। लॉ ऑर्डर की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से डंप हो चुकी थी और इस कारण से बिहार की जो संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गई। और इस कारण से आप देखेंगे तो बिहार सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आर्थिक चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, गवर्नेंस के स्तर पे हैं, लॉ ऑर्डर के संदर्भ में है, माइग्रेशन जो क्राइसिस है, ये सबसे बड़ी एक संरचनात्मक जो समस्या वो बिहार सरकार के सामने होगी। अर्बनाइजेशन में जो एक पुश होना चाहिए, जो एक वृद्धि होनी चाहिए, वो वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे बड़ा गैप है और सबसे गंभीर समस्या पॉलिटिकल स्तर पे अनस्टेबिलिटी है, यानी जो पॉलिसी वहाँ बनती है उसमें एक निरंतरता नहीं है, सरकारें बदलती हैं और इस कारण से जो नीतियाँ हैं उनमें एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडे के तहत परिवर्तन देखने को मिलता है। अब एक एक करके हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। अगर आर्थिक चुनौतियों की बात करेंगे तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आर्थिक चुनौतियों में जो अत्यधिक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है कि अभी भी बिहार में क्या है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से क्या है, वो कृषि पर आधारित है। आप समझ सकते हैं कि लगभग 70% से अधिक जो लोग हैं वो क्या है, वो किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो अभी भी बिहार में वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि कृषि जो स्टेट का कह सकते हैं कि वहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रही है वो काफ़ी गंभीर है। और वहाँ पर जो बिहार का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जनसंख्या सबसे अधिक है, लो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे तो ये सारी जो कमियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं और इस कारण से बहुत सारी समस्याएं कृषि सेक्टर में है। जैसे बाढ़ और सूखा से बिहार का अधिकांश जो क्षेत्र है वो प्रभावित होता है और इस कारण से देखेंगे तो सबसे जो नुकसान होता है, चाहे वो फ्लड हो चाहे वो ड्रॉट हो, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को होता है। भूमि होल्डिंग में भी बहुत विभाजन देखने को मिलता है, मैकेनाइजेशन वहाँ पर कम है। वैल्यू चेन और देखें या कोल्ड चेन की बात करें तो वो 9 के बराबर है। जो एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका जो पेनिट्रेशन है वो भी बिहार में काफ़ी कमज़ोर दिखता है और इस कारण से देखेंगे तो ये बड़ा गंभीर समस्या है। इसके अलावा देखेंगे जो औद्योगिकरण है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसका जो प्रभाव है वो अभी भी बिहार में नहीं है, क्योंकि अगर औद्योगिकरण की बात करेंगे तो बिहार में ये 9 के बराबर एकदम से आप देखेंगे तो इसकी स्थिति क्या है, काफ़ी ख़राब है। बिहार में बड़े जो उद्योग हैं वो 9 के बराबर हैं। एफडीआई का जो फ्लो है वो बिहार में 0.5% है। इसी से आप समझ सकते हैं कि बिहार को निवेश ही नहीं प्राप्त हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग शेयर है वो इंडिया में केवल 5 से 6% है। क्यों नहीं बढ़ता है उद्योग बिहार में, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे बिजली की जो लागत है वो भारत के अन्य राज्यों की तुलना बिहार में काफ़ी अधिक है। स्किल्ड जो लेबर है, कुशल जो ट्रेंड जो लेबर है, उनकी संख्या बिहार में काफ़ी कम है। लॉजिस्टिक और जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी कमज़ोर है। लैंड जो एक्विजिशन है उसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है वो गंभीर समस्या है, क्योंकि पहले हमने बताया कि सरकारें अपने हिसाब से नीतियाँ निर्धारित करती हैं और प्राइवेट इन्वेस्टर का क्या है, पूरी तरह से बिहार में जो ट्रस्ट है वो एकदम से नहीं है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो पर कैपिटा इनकम गैप है वो बिहार में खास तौर पे देखने को मिलता है। बिहार में क्या है, पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो है, नेशनल स्तर से आप कंपैरिजन कर सकते हैं और ये गैप 70% से अधिक दर्शाता है और भारत में सबसे गरीब जो राज्य हैं उनकी श्रेणी में इसे ला खड़ा करता है। तो इस तरह की आर्थिक चुनौतियां बिहार के सामने हैं। कुछ सामाजिक चुनौतियां हैं, जैसे जो पॉपुलेशन है उसका जो प्रेशर है वो बिहार में एक महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। आप देख सकते हैं पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो बिहार में काफ़ी अधिक है। बिहार में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक है। फर्टिलिटी रेट आप देख सकते हैं। संसाधन के स्तर पर देखेंगे तो एक बड़ा दबाव है, जनसंख्या अधिक होने के कारण शिक्षा पर दबाव है, स्वास्थ्य पर दबाव है। भारी जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में देखेंगे तो एक बुरी स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखेंगे शिक्षा की जो स्थिति है वो भी बिहार में क्या है, काफ़ी बदतर है, क्योंकि लर्निंग जो आउटकम है वो क्या है, वो बिहार में काफ़ी स्लो है। और अभी तक देखेंगे कुछ जो रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट्स की मानेंगे तो शिक्षा की जो स्थिति है, जैसे एसआर की जो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कई बच्चों को सेकेंड क्लास की जो किताबें हैं वो भी पढ़ना मुश्किल है। स्टूडेंट को तो छोड़िए, बहुत सारे जो प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल हैं उन स्कूलों के जो टीचर हैं उनसे अगर आप वीक में जो सभी डेज हैं, संडे मंडे से लेकर सैटरडे तक, वो भी आप पूछ देंगे तो उनकी जो इंग्लिश है, उनकी जो अंग्रेजी है वो नहीं बता पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर शिक्षा की स्थिति क्या है।
टीचरों में जो एक अनुपस्थिति की स्थिति है वो गंभीर वहाँ के लिए बनी हुई। वहाँ टीचर सभी दिन उपलब्ध नहीं होते हैं स्कूलों में। हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर जो उच्च शिक्षा है उसका तो दर और भी खराब है। ये शिक्षा में जो भी कमियां हैं, ये एक देखें तो बहुत सारे जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो बिहार के इस शिक्षा पर डालते हैं। और इस कारण से आप देख सकते हैं जो सिलेबस है वो अभी तक उसमें अपडेशन नहीं देखने को मिला है। डिजिटल जो डिवाइड है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अभी भी ग्रामीण और शहरी नगरीय क्षेत्रों में देखेंगे तो डिजिटल स्तर पे एक बड़ा जो अंतर है, खाई है, वो देखने को मिलेगा। अभी भी वहाँ कॉलेज स्कूलों की कमी है या यूनिवर्सिटीज़ की कमी है। और वोकेशनल जो प्रशिक्षण है वो बिहार में 9 के बराबर है। स्वास्थ्य जो प्रणाली है वो बिहार में काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग हैं उनके लिए जितने हॉस्पिटल चाहिए, जितने डॉक्टर चाहिए, उनकी उपस्थिति वहाँ पर है। और इस कारण से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो मृत्यु दर है अलग अलग स्तर पे आप देखेंगे तो वो एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इन समस्याओं के अलावा देखेंगे तो बिहार में जो एक गवर्नेंस है और जो लॉ ऑर्डर है वो एक बड़ा इशू बना हुआ है। जैसे आप देखिए अपराध का जो उच्च दर है बिहार में, हत्या, अपहरण, लैंड जो डिस्प्यूट्स है, गैंग जो वार हैं, ये वहाँ पर ख़ास तौर पे देखने को मिलते हैं। और इस कारण से जो अपराध है उसकी जो दर है वो बिहार में अधिक है। और इसका जो प्रभाव है इस कारण से देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। अर्बन जो पोलिशनिंग है वो कमज़ोर हो जा रही है। पार्टिकल जो कह सकते हैं इंटरफेरेंस है वो पॉलिटिकल स्तर पे देखने को मिल रहा है। जुडिशियल जो एक तरह से बैकेज है वो देखने को मिल रहा है। और इन सब कारण से देखेंगे तो बिहार में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है, वो एक गंभीर समस्या बना हुआ है। और सबसे वर्तमान में जो समस्या बनी हुई है जिसको लेकर खास तौर पे इस बार पॉलिटिकल एजेंडा रहा माइग्रेशन का। जैसे वहाँ पर सारी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया कि बिहार में सबसे अधिक पलायन होता है, वहाँ रोज़गार नहीं है, रोज़गार के अवसर नहीं है, वहाँ पर संसाधन नहीं है। तो पलायन की जो मात्रा है वो आप देखेंगे तो बिहार के हर परिवार के संदर्भ में देखने को मिलेगा। और कारण यही बताया जाता है कि वहाँ पर जो रोज़गार है वो काफ़ी कम है। वहाँ पर एग्रेशन जो डिस्ट्रेस है वो सबसे अधिक है। अर्बनाइजेशन पूरी तरह से 9 के बराबर है। तो इस तरह की जो समस्या है वो यहाँ पर दर्शाई जाती है। इसमें माइग्रेशन का जो द्वंद्व है वो दोनों स्तर पे है, चाहे वो रिमिटेंस के संदर्भ में देखें, चाहे वो सोशल मोबिलिटी के संदर्भ में देखें, परिवार टूटने के संदर्भ में देखें, वेमन जो लीड हाउस होल्ड है उसके दबाव के संदर्भ में देखें, जो स्किल ड्रेन है उसके संदर्भ में देखिए, या सोशल जो इविल्स हैं उनके संदर्भ में देखी जा सकती हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं वो वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अर्बनाइजेशन भी क्या है कि वहाँ पर एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अर्बन जो पॉपुलेशन है आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम है। पूरे इंडिया के संदर्भ में कंपैरिजन करेंगे, बिहार में बड़े जो शहर हैं उनकी भी संख्या क्या है 9 के बराबर है, इक्का दुक्का है। अन्य राज्यों से आप देखेंगे तो वहाँ पर जो सिटीज़ हैं उनकी संख्या, जैसे उसके पड़ोसी जो राज्य हैं बिहार के आसपास, चाहे यूपी की ही बात कर ले या अन्य राज्यों की बात करें, उनकी तुलना में बिहार में देखेंगे तो न तो इंडस्ट्री है, न सर्विस सेक्टर है, न जॉब्स है, न वहाँ पर कोई इनोवेशन दिख रहा है। तो इस तरह के बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे एक बड़ा गैप देखने को मिलेगा। सड़क, रेल जो लॉजिस्टिक है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट बड़े स्तर पे अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। और इसमें हाईवे डेंसिटी में न कोई सुधार हो रहा है। जो मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक चेन है वो नहीं डेवलप हो रहा है। इस कारण से देखेंगे तो वहाँ पर गंभीर समस्या है। बिजली सिंचाई की जो चुनौती है वो पहले से मौजूद है। और इन सारी समस्याओं के साथ आप देखेंगे तो पॉलिटिकल स्तर पे क्या है, एक बड़ा वहाँ पर उथल पुथल देखने को मिलता है। कई बार जो पार्टी है वो मेजोरिटी में नहीं आ पाती है, गठबंधन जो बनाती है बहुत सारे पार्टियों दलों को मिलाकर, और उस कारण से क्या होता है कि वहाँ पर नीतियों पर बड़ा असर देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी शासन चलता है वो एक तरह से पार्टियों के दबाव में चलता है। और इस कारण से लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है उसके लिए जो पॉलिसी बनाई जानी चाहिए वो पॉलिसी सही तरीके से बनती नहीं है। और इसी कारण से देखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो चुनाव के बाद अब देखें तो बिहार में जो भी नवनिर्वाचित पार्टी होगी, उसकी सरकार होगी, उसके मुख्यमंत्री के सामने होंगी। क्योंकि बिहार में चुनावी वादे बहुत सारे किए गए हैं, पूरा कैसे किए जाएंगे, क्योंकि चुनाव में आप देखेंगे तो खजाना जो बिहार सरकार का है वो खाली हो चुका है। कर्ज
स्तर पे पहुंच चुका है। तो चुनाव के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री ने बहुत सारे कह सकते हैं ऐलान किए। महिला रोजगार योजना चलाई, इसमें 1 करोड़ जो महिला है उनको 10,000 करोड़ रुपए का जो एक ऑफर उसमें दिया गया, या इस तरह की पेंशन बढ़ाई जाने के बाद कही गई विकास कार्यों के संदर्भ में बहुत सारे ऐलान हुए। तो ये जो चुनावी वादे हैं जिसमें बिजली भी मुफ्त देने की बात की गई बाकी राज्यों की तरह, तो राज्य के खजाने से इससे क्या हुआ कि एक बड़ा जो अमाउंट है वो निकल गया, और इस कारण से देखेंगे तो जो कर्ज है वो राज्य पे बढ़ता गया है। अब इस कारण से कहा जा रहा है कि जो ये दबाव है इसको कैसे झेल पाएगी आने वाले समय में सरकार, ये सबसे गंभीर विषय है। और इसके संदर्भ में जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे एमके ग्लोबल के चीफ हैं इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा, उन्होंने कहा कि नाजुक जो राजकोषीय हालत है बिहार की, ये बिहार के संदर्भ में देखें तो चुनाव से पहले जिन यहाँ पर फ्रीबीज और सब्सिडी जो स्कीम्स हैं उनका ऐलान किया गया, इससे क्या हुआ कि लगभग 34,400 करोड़ रुपए ये कहीं ना कहीं इसमें जाने हैं। और इससे क्या होगा कि लगभग जो जीडीपी है वो 3.1% के बराबर हो जाएगी। तो बिहार स्टेट जो है वो जीएसटी और केंद्रीय जो कर है उसमें जो अपनी हिस्सेदारी है, चूंकि उसी पर अब निर्भर होगा, तो अब आने वाले समय में देखेंगे तो बिहार के सामने बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या समाधान हो सकते हैं प्रोबेबल स्तर पे, उसकी अगर बात करें तो संभावित जो रास्ते होंगे सरकार के सामने, तो देखिए एक तो रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास करे, कैसे भी सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाए, स्टाम्प ड्यूटी लगाए, प्रॉपर्टी टैक्स में फिर और सुधार करे, जीएसटी जो इवेजन है वो रोकने पर जोर दे, या फिर कह सकते हैं कि अनप्रोडक्टिव जो सब्सिडीज़ है उनको कम करना होगा। जैसे बिजली जो सब्सिडी है वो एक बड़ा बोझ हो सकता है, टारगेटेड जो सब्सिडी है मॉडल वो अपनाया जा सकता है और डीबीटी आधारित हो सकता है वो, या फिर कह सकते हैं कि पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके द्वारा इंफ्रा को डेवलप कर सकता है सरकार। राज्य के पास पूंजी की कमी है तो इसके लिए क्या कर सकता है कि वो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट मॉडल को एक्सेप्ट कर सकता है। सेंट्रल जो असिस्टेंट्स है उस पर निर्भरता बढ़ेगी क्योंकि स्पेशल जो कैटेगरी स्टेटस है उसकी मांग तेज हो सकती है। तो केंद्र से ज़्यादा क्या है कि ग्रांट मिलने पर हो सकता है कि बिहार सरकार को राहत मिल जाए। तो इस तरह के विभिन्न जो माध्यम हो सकते हैं, जो समाधान हो सकते हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना होगा, तब जाके हो सकता है कि सरकार जो है बिहार की वो जो भी वादे किए गए हैं या बिहार के सुधार के लिए कुछ कर सकती है। तो ये न्यूज़ था, इसी पर आधारित एक प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा जो इनकम है ये राष्ट्रीय औसत से कम होने का कारण क्या है? बड़े जो उद्योग हैं उनकी अनुपस्थिति, वहाँ पर सेवा क्षेत्र का जो उच्च योगदान है, या ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो भी अत्यधिक निर्भरता है, या समुद्री व्यापार का जो तेज़ी से विस्तार हो रहा है, ये कारण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।